बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। मुझे अपना दिल एक बार फिर कनपटियों में धड़कता हुआ महसूस होने लगा। खून की गर्दिश तेज हो गई और पूरे जिस्म में च्योंटियां सी रेंगने लगी। मैं मतवहश नजरों से इस माला को देख रहा था जो मेरे चेहरे के सामने मेरे सीधे हाथ की उंगलियों में लटकी हुई थी। ये वही माला थी, शक की कोई बात नहीं थी। यही माला मैंने नीलगिरी की खूबसूरत गर्दन में देखी थी। नीलगिरी क्रिस्टल का टूटा हुआ मुजस्समा जो मैं एक पार्क से उठा कर लाया था, और वो मुजस्समा एक हसीन इंसानी पैकर में डाल गया था और ये माला इसकी गर्दन में थी। नीलगिरी हसीन थी, बहुत हसीन। इसने अपने बारे में एक अजीब इंकशाफ किया था। वो हिमालय की बर्फपोश चोटियों की बासी एक बहुत महान शक्ति थी जिसे हासिल करने के लिए हजारों साल से पंडित, योगी और बहुत से लोग जाप और तपस्या कर रहे थे, लेकिन कोई आज तक आधा रास्ता भी तय नहीं कर पाया था। ऋषिकेश में बुद्ध योगी गौतम बोस ने अग्नि नाग पर काबू पाने के लिए मुझे एक योग बताया था और मैंने तपस्या शुरू कर दी थी। मैं नहीं जानता कि किसी शक्ति पर काबू पाने के लिए पंडित और योगी जाप के दौरान क्या मंत्र पढ़ते हैं। मुझे भी गौतम बोस ने कुछ नहीं बताया था, लेकिन पहले रोज जब मैं योग का आसन इख्तियार करके बैठा था तो मेरे दिल से बेइख्तियार अल्लाह का नाम निकला था, और फिर मैं जब भी जाप पर बैठता दिल ही दिल में अल्लाह का विर्द करता रहता। इसके सिवा कोई और मंत्र कभी मेरे दिल में या मेरी जुबान पर नहीं आया था। मेरे जाप में भी कभी बाकायदगी नहीं रही थी, लेकिन शायद ये अल्लाह का पाक नाम था जो मुझे मंजिल के करीब लाता चला गया था। इसमें शुबा नहीं कि मैं अपनी अंदर छुपी हुई अग्नि नाग की शक्ति पर काबू पाना चाहता था, लेकिन मेरे दिल में कोई हवस नहीं थी। ना तो मुझे जान की हवस थी, ना जार की। मैं किसी हसीन औरत के हसूल के लिए ये मंत्र नहीं कर रहा था, ना ही मैं दुनिया पर हुकूमत करने का ख्वाहिशमंद था। मैं तो बुराइयों के खिलाफ एक जंग लड़ रहा था। मेरे दिल में ये ख्वाहिश जरूर थी कि मैं इस दुनिया से बुराइयों का खात्मा कर दूं, लेकिन मैं अकेला था और दुनिया बुराइयों से भरी हुई थी। इन खुदरो कांटेदार झाड़ियों की तरह जो कदम कदम पर पैरों से लिपट कर रास्ता रोक रही थी। लेकिन मुकामे शुक्र था कि इस खारदार में चंद ऐसे लोग भी थे जो मेरा सहारा बनते रहे और मैं आगे बढ़ रहा था। मैंने जब वो योग शुरू किया था तो मेरे दिल में ऐसी कोई नीयत नहीं थी कि मैं ये महान शक्ति हासिल करके दुनिया को अपने कदमों पर झुकने पर मजबूर कर दूंगा। मेरी रियाजत और जाप में जिस तरह अदम तवज्जुही और तवील वक्फे आ रहे थे, इस हिसाब से तो मुझे इसी जगह पर होना चाहिए था जहां से मैंने सफर शुरू किया था। लेकिन ये अल्लाह ताला का बाबरकत नाम था जो मुझे इस रास्ते में आगे लेता चला गया था। इसमें शुबा नहीं कि अग्नि नाग बहुत महान शक्ति थी, और मैंने अब तक लोगों से जो कुछ भी सुना था इसके मुताबिक बाकी तमाम शक्तियां इसके सामने हीच थी। लेकिन हकीकत ये भी है कि मैंने कभी संजीदगी से इसके बारे में सोचा भी नहीं था। मैं तो अपने ही मसाइल में उलझा हुआ था। मैं तो शोभा को छुड़ाने के लिए देशमुख जैसे बदमाश का पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया था, और हमारे हालात कुछ इस कदर पेचीदा हो गए थे कि मुझे किसी और तरफ तवज्जो देने का मौका ही नहीं मिल सका था। बेचारी मेघना मेरी वजह से मारी गई। मैं खुद शदीद जख्मी हुआ और बिमला मौत के मुंह से लौट कर आई। हालात की गंभीरता से मुझे जरा सा मौका मिला था और मैंने अपनी योग की रियासतें दोबारा शुरू कर दी थी। इसी दौरान यहाँ जनरल खुराट के आदमियों से टकराव हो गया। सामसंग को इंस्पेक्टर ब्रेंद्रा ने अपनी तहवील में लेकर इस तरह गायब कर दिया था जैसे इस दुनिया में इसका नामो निशान ही न रहा हो। गुज़श्ता रात मुझे सोनिया ने फोन करके बुलाया था कि इसने देशमुख के एक आदमी को पकड़ा है। देशमुख के इस आदमी से कुछ काम की बातें मालूम हो गई थी, और वहाँ से वापस आते हुए मुझे पार्क में क्रिस्टल का वो टूटा हुआ मुजस्समा मिला था जिसे मैं उठाकर घर ले आया था, और वो मुजस्समा एक जिंदा औरत का रूप धार गया था। इसने अपना नाम नीलगिरी बताया था और इसने जो इंकशाफात किए थे वो सनसनीखेज थे। नीलगिरी ही वो पुरअसरार शक्ति थी जिसके हसूल के लिए लोग हजारों साल से जाप कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे और कठिनाइयां झेल रहे थे, लेकिन कोई अभी तक अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका था। लेकिन गुज़श्ता रात वही महान शक्ति एक हसीन तरीन औरत नीलगिरी के रूप में मेरे घर में मौजूद थी। शायद ये एक ऐसा हसीन सपना था जो हर शख्स देखना चाहता है। मैंने भी रात को शायद कोई ख्वाब देखा था। क्रिस्टल का बेजान मुजस्समा इंसानी रूप कैसे धार सकता है, लेकिन हकीकत को जुटलाना भी मेरे इख्तियार में नहीं था। नीलगिरी वाकई इंसानी रूप में यहाँ मौजूद थी। मेरे हाथ में पकड़ी हुई माला ठोस सबूत फराहम कर रही थी कि मैंने कोई ख्वाब नहीं देखा था। वो माला मेरे हाथ में थी और मैं मतवहश नजरों से इन चिपटे पत्थरों को देख रहा था। इनकी रंगत अगरचे सयाह थी,
थी, लेकिन इनमें नीलाहट की झलक भी नुमाया थी। कोई भी पत्थर हाथ की छोटी उंगली के नाखून से बड़ा नहीं था और हर पत्थर की मोटाई 2 मिलीमीटर से ज्यादा नहीं थी। ताहम दरमियान का पत्थर हाथ के अंगूठे के नाखून के बराबर था, यानी दूसरे पत्थरों से कदरे बड़ा। इन सब पत्थरों को बड़ी महारत से एक मखसूस अंदाज में तराशा गया था और इससे भी ज्यादा महारत की बात यह थी कि इन तमाम पत्थरों में चौड़ाई के रुख पर बारीक सुराख किए गए थे, जिनमें निहायत बारीक सुनहरी तार दाखिल करके इन्हें परोया गया था। इन पत्थरों की तादाद 21 थी, 10 एक तरफ, 10 दूसरी तरफ और दरमियान में वो बड़ा पत्थर था जिस पर अजनबी जुबान की कोई तहरीर कुनंदा थी। वो तहरीर इस कदर बारीक थी कि मुहद्दब अदसे के बगैर इसे नुमाया करना मुमकिन नहीं था। मेरे दिमाग में सनसनाहट हो रही थी, पूरे जिस्म में सनसनी की लहरें सी दौड़ रही थी। वो महान शक्ति एक हसीन औरत के रूप में रात भर मेरे पास रही थी, जिसे हासिल करने के लिए दुनिया वालों ने सुख चैन ताज रखा था। मुझे वो लम्हात याद आ गए जब इसने मुझे अपने ऊपर झुकाकर अपने होंठ मेरी पेशानी पर शब्द कर दिए थे। मैं एक जुरजुरी लेकर रह गया। मुझे पेशानी का वो हिस्सा अब भी अंगारे की तरह दहकता हुआ महसूस हो रहा था और फिर मेरा हाथ बेइख्तियार पेशानी पर पहुंच गया। इसके साथ ही फजा में खनकती हुई हंसी की आवाज बिखर गई, जैसे जल तरंग बाज उठे हो। मैं उछल पड़ा और मतवहश नजरों से इधर उधर कमरे में देखने लगा। कमरे में मेरे सिवा कोई नहीं था। खनकती हुई हंसी की वो मधुर सी आवाज चारों तरफ से आती हुई महसूस हो रही थी और फिर वो आवाज बतदरीज तहलील होती चली गई। वो कहाँ गायब हो गई? मेरे जहन में एक और सवाल उभरा, क्या वो वाकई इंसान के अंदर की वो महान शक्ति अग्नि नाग थी जो नीलगिरी के रूप में मुझे देखने के लिए मेरे पास आई थी? क्या कल रात पार्क में इस टूटे हुए क्रिस्टल के मुजस्मे का मेरे सामने आ जाना महज इत्तफाक था? क्या ये सब कुछ हकीकत थी और वो वाकई नीलगिरी थी, या मैं किसी पुर असरार तागूती चक्कर में फंस रहा था? वो जल तरंग जैसी कह की मदर सी आवाज एक बार फिर कमरे की फजा में बिखर गई। मैंने एक बार फिर चौंक कर इधर उधर देखा। वो आवाज इस मर्तबा भी चारों तरफ से आती हुई महसूस हुई थी और फिर पहले की तरह फजा में तहलील हो गई। इस मर्तबा मैं एक झटके से उठकर खड़ा हो गया और खिड़की का पर्दा हटाकर बाहर देखने लगा। बाहर तेज धूप थी जिससे एक लम्हे को मेरी आंखें चकाचौंध सी हो गईं। मैंने पर्दा बराबर कर दिया और कमरे की दीवार पर लगी हुई घड़ी की तरफ देखा। 11 बज रहे थे। मुझे अच्छी तरह याद था कि जब आखिरी मर्तबा मैंने घड़ी की तरफ देखा था तो इस वक्त दिन की रोशनी फैलना शुरू हुई थी और नीलगिरी ने मुझे अपने ऊपर झुकाकर मेरी पेशानी पर होंठ शब्द किए थे तो मेरे दिमाग पर धुंध सी छाने लगी थी और मेरी आंखें बंद होती चली गई थी। मैं शायद गहरी नींद सो गया था और अब आंख खुली थी तो 11 बज रहे थे। मैं नीलगिरी के बारे में सोच ही रहा था कि लाउंज में फोन की घंटी बाज उठी। मैं चौंके बगैर नहीं रह सका था। मुझे लगा जैसे मैं ख्वाब से बेदार हुआ हूँ। वो माला अब भी मेरे हाथ में थी। मैं इसे तकिए की तरफ उछालना ही चाहता था कि शहद की मक्खियों की बनबनाहट में एक सरगोशी मेरी समाज से टकराई। इस माला की हिफाजत करना। मेरा हाथ रुक गया। मैंने एक बार फिर चौंक कर इधर उधर देखा। कमरे में कोई नहीं था, अलबत्ता बहुत भीनी भीनी खुशबू मेरे नथनों से टकरा रही थी। अजीब सी मशहूर कुन खुशबू थी और मुझे एहसास हुआ कि ये खुशबू शुरू ही से कमरे की फजा में रची हुई थी। लाउंज में टेलीफोन की घंटी मुसलसल बज रही थी। मैं तेज तेज कदम उठाता हुआ कमरे से निकल गया। वो माला मेरे हाथ में थी। मैं टेलीफोन के करीब कुर्सी पर बैठ गया और रिसीवर उठा लिया। हिम्मत सिंह, सो रहे थे क्या? हेलो के जवाब में बिमला की आवाज सुनाई दी। ओह हाँ, मैं सो रहा था, मैंने जवाब दिया। मेरी आवाज में हल्की सी हकलाहट थी। क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? बिमला ने कहा। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आता हूँ आधे घंटे में। मैंने कहा। मुझे कुछ शुबा है हिम्मत सिंह, बिमला की आवाज सुनाई दी। तुम्हारी आवाज कुछ अजीब सी लग रही है। रात को तुमने फोन किया था तो इस वक्त भी तुम्हारी बात सुनकर मुझे शुबा हुआ था कि कहीं तुमने दारू तो नहीं पी लिया, और तुम जानती हो मुझे शराब और किसी भी किस्म के नशे से शदीद नफरत है। मैंने इसकी बात काट दी। अच्छी तरह जानती हूँ, बिमला ने जवाब दिया। लेकिन रात को जब तुमने फोन पर ये कहा कि बड़ी धुआंधार बारिश हो रही है और तुम्हारी गाड़ी के 2 टायर भी फ्लैट हो गए हैं तो मुझे तुम पर शुबा हुआ था कि शायद तुमने तरंग में आकर दारू पी लिया है। मैं समझा नहीं क्या कहना चाहती हो। मैंने कहा, गाड़ी के टायर फ्लैट होने वाली बात तो समझ में आती है, लेकिन बारिश और वो भी धुआंधार बारिश, मुझे बड़ी हैरत हुई थी। आसमान पर सितारे चमक रहे थे और तुम बारिश की बात कर रहे थे। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया बिमला? मैंने कहा, गुज़श्ता रात बारिश इतनी जोरदार थी कि मैं बाहर नहीं निकल सका और इसीलिए मैंने तुम्हें फोन कर दिया था ताकि तुम परेशान ना हो, और इसके बाद तुमने अपना फोन अंगेज रखा। बिमला ने जवाब दिया। मैं तुम्हें बार बार फोन करती रही लेकिन हर मर्तबा तुम्हारा फोन
अंगेज मिला। मैंने 6 बजे भी फोन किया था, इस वक्त भी। 1 मिनट बिमला, मैंने इसकी बात काट दी। फोन बंद मत करना, मैं थोड़ी देर बाद तुमसे बात करता हूँ। मैंने फोन का रिसीवर मेज पर रख दिया और बाहर वाले दरवाजे की तरफ लपका। दरवाजा खोलकर बरामदे में पहुंचा तो मेरा दिमाग बक से उड़ गया। बाहर तेज धूप चमक रही थी। आसमान पर कहीं बादल का कोई छोटा सा टुकड़ा भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने कार की तरफ देखा तो सनसनी की एक लहर मेरी रीढ़ की हड्डी में सरायत कर गई। अगले दोनों टायर साफ नजर आ रहे थे, कोई भी टायर फ्लैट नहीं था। दोनों में पूरी हवा भरी हुई नजर आ रही थी और कहीं बारिश के निशान भी नजर नहीं आ रहे थे। रात को जिस तरह धुआंधार बारिश हुई थी, इसके पेश नजर तो आंगन में घुटने घुटने पानी खड़ा होना चाहिए था, लेकिन जमीन खुश्क थी। मेरा दिमाग बुरी तरह चकरा रहा था। मैंने अंदर आकर फोन का रिसीवर उठा लिया। हेलो बिमला, मैं आधे घंटे में आ रहा हूँ। मैंने रिसीवर रख दिया। वो हार अब भी मेरे हाथ में था। कमरे में आकर मैंने एक बार फिर इस माला को ड्रेसिंग टेबल पर रखना चाहा, लेकिन इस पुरअसरार सरगोशी का ख्याल आ गया। मैंने वो हार गले में डाल लिया और बाथरूम में घुस गया। मेरा दिमाग सुलग रहा था, पूरे बदन में भी जैसे आग लगी हुई थी। मैं कपड़े उतार कर नल के नीचे खड़ा हो गया। ठंडे पानी की धार मेरे सर पर पड़ रही थी। मेरे दिमाग की तपश बतरीज कम होती चली गई। इस दौरान मैं रात के वाकयात के बारे में सोचता रहा। मैंने यहाँ से जाना चाहा था तो मेरे पैर मन के भारी हो गए थे। एक कदम उठाना दूभर हो गया था। फिर कार के अगले दोनों टायर फ्लैट मिले थे और फिर धुआंधार बारिश शुरू हो गई थी और मैंने बिमला को फोन कर दिया था कि रात को नहीं आ सकूंगा। मेरे दिमाग में एक बार फिर धमाके से होने लगे थे। मुझे याद आ गया कि नीलगिरी ने कहा था कि इसने मुझे यहाँ रोका था। अगर मैं चला जाता तो वो रात भर तकलीफ में रहती और फना हो जाती। नीलगिरी शक्ति थी, महान शक्ति। इसने यहाँ से मेरे जाने के तमाम रास्ते बंद कर दिए थे और मुझे रात को यहाँ रुकना पड़ा था, लेकिन मैंने टेलीफोन तो अंगेज नहीं रखा था और बिमला के कहने के मुताबिक वो रात भर फोन करती रही थी और मुझे 6 बजे भी फोन किया था तो लाइन अंगेज मिली थी, लेकिन अब लाइन मिल गई थी। तो क्या इसमें भी नीलगिरी की शक्ति काम कर रही थी? वो जब तक यहाँ रही बिमला को यहाँ का फोन अंगेज मिलता रहा और नीलगिरी चली गई तो शायद पहली ही कोशिश में बिमला को लाइन मिल गई थी। मैं जैसे जैसे सोचता रहा मेरा जहन उलझता गया। बाथरूम से निकलकर मैंने दूसरे कपड़े पहने और बाहर आ गया। इसके चंद मिनट बाद मैं इस कार में डाक बंगले की तरफ जा रहा था जिसके 2 टायर रात को फ्लैट नजर आए थे। मकान को ताला लगाकर मैंने चाबी बरामदे में इसी जगह रख दी थी। आज वीकेंड शुरू हो रहा था और मेरा ख्याल था कि मायामती भी आज यहाँ जरूर आएगी। मुझे बिमला के पास पहुँचने में चंद मिनट से ज्यादा नहीं लगे। मैं जैसे ही कार से उतरा वो मुझे यूं देखने लगी जैसे मेरे सर पर सींग निकल आए हों या इसे मुझ पर किसी किस्म का शुबा हो रहा हो। इसने आगे बढ़कर मुझे पकड़ लिया और अपना चेहरा मेरे चेहरे की तरफ लाने लगी। मैं गड़बड़ा सा गया। क्या कर रही हो? काशमा सामने खड़ा है। मैंने पीछे हटने की कोशिश करते हुए कहा। मेरा ख्याल था कि इसे आज फिर पुराना दौरा पड़ा है। 1 मिनट रुक जाओ। इसके लहजे में दुरुस्ती थी। इसने कदरे आगे झुककर मेरा मुंह सूंघा और फिर मुझे छोड़कर पीछे हट गई। ठीक है, मैं समझी थी कि तुमने पीना शुरू कर दी है। ओह, मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। अंदर चलो, मैंने अभी नाश्ता नहीं किया। मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहती हो, लेकिन मैदा खाली हो तो दिमाग भी काम नहीं करता। पहले नाश्ता फिर कोई और बात। काशमा लान में पौधों को पानी दे रहा था। बिमला ने आवाज देकर इसे नाश्ता तैयार करने को कहा और मेरा हाथ पकड़कर अंदर आ गई। वो लाउंज भी में बैठना चाहती थी, लेकिन मैं इसे बेडरूम में ले आया और इसे बेड पर धकेल कर खुद कुर्सी पर बैठ गया। रात को बारिश कहाँ हुई थी? इसने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा। चंद मिनट इंतजार कर लो, सब बता दूंगा कि बारिश कहाँ और कैसे हुई थी। मैंने जवाब दिया, कल रात से अब तक इंस्पेक्टर आजम या ब्रेंद्रा से तो कोई राब्ता नहीं हुआ। 1-1.5 घंटा पहले इंस्पेक्टर आजम का फोन आया था। बिमला ने जवाब दिया, इसका फोन आने के बाद ही तो मैंने तुम्हें फोन किया था। कोई खास बात? वो सवालिया निगाहों से मेरी तरफ देखने लगी। हाँ, बहुत ही खास बात है, मैंने जवाब दिया। कल रात सोमबा ने देशमुख के एक आदमी को पकड़ा था जिसने एक बहुत ही खौफनाक मंसूबे का इंकशाफ किया है। अगर इनका ये मंसूबा कामयाब हो गया तो बड़ी गड़बड़ होगी। यहाँ खून रेज हंगामे शुरू हो जाएंगे, बेगुनाह लोग मारे जाएंगे और इस गड़बड़ का फायदा नागपाल और जनरल खोराट के आदमी उठाएंगे। हम अभी बातें कर ही रहे थे कि काशमा ट्रे उठाए कमरे में दाखिल हुआ। बिमला ने साइड टेबल पर पड़ा हुआ अखबार उठाकर बेड पर बिछा दिया। काशमा ने ट्रे इस पर रख दी और बाहर चला गया। ट्रे देखकर मुझे अंदाजा हुआ कि बिमला ने भी अभी तक नाश्ता नहीं किया था। नाश्ते के दौरान गुफ्तगू का सिलसिला फिर शुरू हो गया। मैं इसे बता रहा था कि हिंदुस्तान की लोकसभा का एक मेंबर बहारी
लाल चंद रोज बाद यहाँ आने वाला है और यहाँ इसे कत्ल करने का मंसूबा बनाया गया है। काठमांडू और दिल्ली में पहले ही असल चल रही थी। काठमांडू में एक हिंदुस्तानी सियासतदान के कत्ल के बाद जो सूरत हाल सामने आएगी वो खासी तशवीशनाक होगी और इसके बाद इनके मंसूबे का अगला मरहला ज्यादा खतरनाक साबित होगा। ये सारा मंसूबा जनरल खुराट का है। मैं कह रहा था इसने यहाँ अपने कदम जमाने के लिए मंसूबे पर अमल शुरू कर दिया है। नागपाल और देशमुख जैसे बेजमीर इसके आलाकार बने हुए हैं। हर मुल्क में ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो अपने जाती मुफाद के लिए मुल्क की सलामती को दाव पर लगा देते हैं। इंस्पेक्टर खान और ब्रेंद्रा को इस मंसूबे से आगाह करना बहुत जरूरी है ताकि पेशबंदी करके सूरत हाल को कंट्रोल में रखने की कोशिश की जाए। और वो बारिश वाली बात, बिमला एक बार फिर मुस्कुराती हुई निगाहों से मेरी तरफ देखने लगी। इसे शायद अब भी शुबा था कि रात को मैंने शराब पी रखी थी। शायद तुम मेरी बात का यकीन न करो लेकिन अब मैं तुम्हें जो कुछ भी बताने जा रहा हूँ इसमें जरा भी गलत बयानी नहीं होगी। एक एक लफ्ज सच्चाई पर मुबनी है और गुज़श्ता रात मुझ पर जो कुछ बीती है वो ठोस हकीकत है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह तुम इस वक्त मेरे सामने बैठी हो। मैंने कहा, तुम तजस्सुस पैदा करने की कोशिश कर रहे हो। वो मेरे चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोली, तुम जानते हो मैंने कभी तुम्हारी किसी बात पर शुबा नहीं किया। बहरहाल अब शुरू हो जाओ, मैं सुनने को बेचैन हो रही हूँ। मैं चंद लम्हे खामोशी से इसकी तरफ देखता रहा, फिर इसे रत्ना पार्क से मिलने वाले क्रिस्टल के टूटे हुए मुजस्समे के बारे में बताने लगा। मैं जैसे जैसे बात को आगे बढ़ा रहा था इसके चेहरे पर सनसनी के आसार नुमाया होते जा रहे थे। लगता था जैसे इसे मेरी बात पर यकीन न आ रहा हो, लेकिन वो ये भी जानती थी कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला था। मुझे झूठ से नफरत थी। तुम्हें शायद मेरी बातों का यकीन नहीं आ रहा, लेकिन ये देखो, मैंने कमीज के बटन खोलकर इसे अपने गले में पड़ा हुआ हार दिखाया। ये हार नीलगिरी के गले की जीनत बना हुआ था। सुबह जब वो गायब हो गई तो ये हार बिस्तर पर पड़ा हुआ था। ओह, इसके मुंह से बेइख्तियार निकला, क्या मैं ये माला देख सकती हूँ? मैंने वो हार गले से उतार लिया। यहाँ मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि जब से ये हार मैंने गले में डाला था मुझे इसके लम्ब से एक अजीब सी हरारत का एहसास हो रहा था। इस वक्त मैंने हार उतार कर बिमला के हाथों पर रखा तो इसने हाथ झटक दिया। क्या हुआ? मैंने हैरत से इसकी तरफ देखा। ये तो अंगारों की तरह तप रहा है। तुमने गले में कैसे पहना हुआ था? वो हाथ को आहिस्ता आहिस्ता झटके देते हुए बोली, शायद तुम्हारे मन में कोई खोट आ गई थी। मैंने माला उठाते हुए कहा, हाँ, मैं सोच रही थी कि तुम झूठ बोल रहे हो और पता नहीं ये माला कहाँ से उठा लाए हो। मुझे जिंदगी में पहली बार तुम्हारी बातों पर शुबा होने लगा था। मैं ये सोच रही थी कि गुज़श्ता रात तुम किसी आवारा लड़की को वहाँ ले गए थे और इसके साथ खूब दारू भी पिया था। सॉरी हिम्मत सिंह, वो नदामत भरी नजरों से मेरी तरफ देखते हुए कह रही थी, मुझे तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। हालांकि मैं जानती हूँ कि तुमने कभी झूठ नहीं बोला। लो अब इस हार को देखो। मैंने कहा, अब तुम्हारा मन साफ हो गया है, अब ये तुम्हें अंगारे की तरह तपता हुआ नहीं लगेगा। बिमला ने डरते डरते हाथ आगे बढ़ा दिया। मैंने माला इसके हाथ में रख दी। इसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। इस मर्तबा कुछ नहीं हुआ था। वो माला को दोनों हाथों में पकड़कर देखने लगी, फिर इसे मेरी तरफ बढ़ा दिया। इसे पहन लो। वो मुस्कुराते हुए बोली, ये एक मेहरबान शक्ति की तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है, बल्कि तुम्हारी सच्चाई का इनाम है। मुझे यकीन है ये माला आगे चलकर तुम्हारे बहुत काम आएगी। हम देर तक नीलगिरी के बारे में बातें करते रहे और फिर मेरे दिमाग पर गनूदगी सी तारी होने लगी। मैं तकरीबन रात भर जागा था। मुझे सुबह अगरचे चंद घंटे सो गया था, लेकिन मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी। मैं बिस्तर पर लेटा तो बिमला उठकर बाहर चली गई। मेरी आंखें बंद हो रही थी और फिर कुछ ही देर बाद मैं नींद की आगोश में पहुंच गया। मैं शाम 5 बजे बेदार हुआ। कुछ देर तक पलंग पर पड़ा ऐंठता रहा, फिर उठकर बाथरूम में घुस गया। ठंडे पानी के गुसल से सारी कसलमंदी दूर हो गई। मैं तैयार होकर कमरे से निकल रहा था कि बिमला से टकरा गया। वो कमरे में आ रही थी। ओह, वो गड़बड़ा सी गई। मैं तुम्हें जगाने के लिए ही आ रही थी। आओ लान में चलकर बैठते हैं। काशमा चाय बना रहा है। इंस्पेक्टर आजम या ब्रेंद्रा का फोन तो नहीं आया था? मैंने इसके साथ चलते हुए पूछा। दोपहर 3 बजे के करीब ब्रेंद्रा का फोन आया था। मैंने इसे बताया था कि तुम सो रहे हो। इसने जगाने को मना कर दिया। बिमला ने बताया, मुझे जगा देती। मैंने कहा, तुम जानती हो मैं इससे जरूरी बातें करना चाहता था। इसने कहा था कि वो 5 बजे के लगभग दोबारा फोन करेगा, इसीलिए तो मैं तुम्हें जगाने के लिए आ रही थी। हो सकता है थोड़ी देर में इसका फोन आ जाए। बिमला ने जवाब दिया। हम लान में आकर बैठे ही थे कि गेट के सामने जीप आकर रुकी और फिर 1 मिनट बाद ब्रेंद्रा और इंस्पेक्टर आजम हमारे सामने मौजूद थे। वो हमारे पास लान ही में बैठ गए और इसके 10-15 मिनट बाद काश
चश्मा हम सब के लिए चाय ले आया। चाय के दौरान ही मैंने इन्हें देशमुख और नागपाल के मंसूबे से आगाह कर दिया। हमें भी अपने मुखबरों से कुछ ऐसी ही इतला मिली है। इंस्पेक्टर आजम ने मेरी बात सुनने के बाद कहा, लेकिन बहारी लाल का नाम सामने नहीं आया। ताहम इतला ये है कि चंद रोज के अंदर अंदर हिंदुस्तान के एक MP को काठमांडू में कत्ल कर दिया जाएगा, जिसे बुनियाद बनाकर हंगामे शुरू कर दिए जाएंगे। बहरहाल नाम मालूम हो जाने से हमें गाइडलाइन मिल गई है। हम आज ही मालूम कर लेंगे कि बहारी लाल यहाँ कब आ रहा है, और वो जैसे ही एयरपोर्ट पर जहाज से उतरेगा हम इसकी निगरानी शुरू कर देंगे। ये बात बरिंद्रा ने कही थी। और देशमुख के बारे में कोई रिपोर्ट? मैंने सवालिया निगाहों से बारी बारी दोनों की तरफ देखा। कुछ पेशरफ्त हुई है, बरिंद्रा ने जवाब दिया। रवि की मौत के बाद वो नागपाल के पास चला गया है। हमने इसके बारे में अपनी वजारत दाखिला को रिपोर्ट भेज दी है और मुझे उम्मीद है कि ये रिपोर्ट कल सुबह तक वजारत खारजा के दफ्तर में पहुंच जाएगी और वजारत खारजा भारतीय सफीर को अपने दफ्तर में तलब करके इसे देशमुख की नापसंदीदा सरगर्मियों से आगाह कर देगी। गुड आइडिया, मैंने कहा, लेकिन मेरा ख्याल है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमारी हुकूमत की तरफ से एहतजाज तो रिकॉर्ड हो जाएगा, बरिंद्रा ने कहा। हाँ, ये बात तो दुरुस्त है, मैंने सारा हिला दिया। चाय के दौरान इसी मौजू पर गुफ्तगू होती रही। मैंने इन्हें रत्ना पार्क से मिलने वाले क्रिस्टल के मुजस्समे और नीलगिरी के बारे में कुछ नहीं बताया। इन्हें ऐसी कोई बात बताने की जरूरत भी नहीं थी। 6:30 बजे के करीब वो दोनों रुखसत हो गए। इसके चंद मिनट बाद हम भी शोभा से मिलने के लिए अस्पताल की तरफ रवाना हो गए। अस्पताल में मरीजों से मिलने के लिए वक्त मुकर्रर था, लेकिन हमारे लिए कोई पाबंदी नहीं थी। शोभा प्राइवेट रूम में थी और इसकी हिफाजत के लिए भी 2 पुलिस वाले हर वक्त कमरे के सामने मौजूद रहते थे। हमारे बारे में इन्हें हदायत थी कि हम जब चाहें शोभा के पास जा सकते हैं। शोभा की हालत पहले से काफी बेहतर थी और वो बड़ी तेजी से रूबे सेहत हो रही थी। इंस्पेक्टर बरिंद्रा ने इसे अपने ताल्लुकात से काम लेते हुए नर्स मायामती की ड्यूटी भी इसी के कमरे में लगवा दी थी। मायामती की ड्यूटी अगरचे शाम 6 बजे खत्म हो जाती थी, लेकिन वो रात 10 बजे तक शोभा के पास रहती थी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।